डिटर्मिनेंट में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 लाइंस अगर कंकरेंट है तो उस पर आपने कंडीशन पढ़ा था और उस पर एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। आज उस पर 2 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद आज नया टॉपिक किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन और उसका इंटीग्रल पढ़ेंगे। उस पर क्वेश्चन भी हम करेंगे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है तो उसको डिफरेंशिएशन करना हो और उसका इंटीग्रल करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। आज ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच लाइंस ये आर कंकरेंट। ये ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कब करना है? जब ये 3 लाइंस आर कंकरेंट। तो आपने पढ़ा है कि अगर ये 3 लाइंस कंकरेंट है तो इसके लिए आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में पढ़ा है। इसके एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं 2 1 -1 a 3 -3 और 3 2 -2 = 0। ये आपने पढ़ा है कि ये = 0 होता है अगर ये कंकरेंट है तो ये बताइए, यहां से अगर हम माइनस को कॉमन कर लें, माइनस कॉमन फ्रॉम C3, तो यहां से आप देखेंगे कि -2a 3 1 3 2 1 3 2 = 0। तो ये -0 इधर जा करके माइनस बन जाए, प्लस बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके 2 कॉलम आइडेंटिकल है, एक C3 और C2। सिंस C3 एंड C2 आर आइडेंटिकल, जब ये आइडेंटिकल है तो 0 तो होगा ही, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 तो आएगी। तो आप ये बताओ, यहाँ बहुत ध्यान से समझना है, कोई सॉल्यूशन में इसको सॉल्व नहीं करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों आइडेंटिकल है तो यहाँ a की कोई भी वैल्यू आप रखते हो तो यहाँ पे इसकी 0 ही आएगी, क्योंकि दोनों कॉलम आइडेंटिकल है तो यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू हम कुछ भी करें, कोई भी नंबर ले लेते हैं तो हमारा ये 0 ही होगा। तो एक किसी नंबर के लिए इसका यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। देन एनी वैल्यू ऑफ a गिवन डिटर्मिनेंट या वैल्यू ऑफ a, then for any value of a determinant = 0, then value of a are इनफाइनाइट। तो a की वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। आप कोई भी वैल्यू लेंगे उसके लिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगा, 0 होना भी चाहिए अगर यह आपका कंकरेंट है तो लाइंस। तो यहां से हम कह सकते हैं a की वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिया गया है, इसी कॉन्सेप्ट पे कह रहा है कि 3 लाइंस दिए गए हैं और ये बोल रहा है कि आर कंकरेंट, ये लाइन कंकरेंट है तो प्रूफ करना है ये। और इसमें ए बी सी को बीइंग डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम 1, अलग अलग हो ए और बी की वैल्यू बट 1 भी ना हो, एंड डिफरेंट फ्रॉम 1 से भी अलग हो, साथ में वह आपका अलग अलग ए और बी सी की वैल्यू आए। तो यहां से आप देख सकते हैं, इसको आप जानते हो
सॉल्यूशन में आप ये अगर 3 लाइन्स कॉन्करेंट है तो इसको ऐसे लिखेंगे A1 1 1B1 1 1C इक्वल टू 0। देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है ये 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C। तो इसको थोड़ा सा ऐसा बनाने के लिए अगर हम ऐसा करें, सपोज कीजिए कि हमने लिख लिया C3 टेंस टू C3 माइनस C1 एंड हमने लिख लिया C2 टेंस टू आपका C2 माइनस C1। ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, तो ये चेक करिए, ये तो वैसे ही रहेगा और ये मिलेगा आपको 1 माइनस A, यहाँ मिलेगा B माइनस 1 और यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 1 माइनस A, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा C माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लिया जाए या एक्सपेंशन हम डायरेक्ट कर दें, एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू आपका हम कर लेते हैं C1 के रिस्पेक्ट इसका एक्सपेंशन कर दे रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा A इंटू ये कॉलम और ये रो हटेगा B माइनस 1 इंटू C माइनस 1 और ये तो 0 बन जाएगा। फिर आपका माइनस 1 आएगा, ये रो और ये कॉलम हटेगा, 1 माइनस A इंटू C माइनस 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा। प्लस 1 के लिए ये रो और ये कॉलम हटेगा, ये पोर्शन 0 बनेगा तो 0 माइनस आएगा 1 माइनस A इंटू B माइनस 1, ये ऐसे करके इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में 1 माइनस A है, 1 माइनस B है, 1 माइनस C है। तो ऐसा करने के लिए इसको आप माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी माइनस कॉमन करना पड़ेगा, इसमें से भी। तो दोनों का माइनस अगर आप कॉमन करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा A इंटू 1 माइनस B इंटू 1 माइनस C। अब यहाँ से तो ये सही है, बट इसको कॉमन करेंगे तो ये प्लस 1 बन जाएगा, 1 माइनस A इंटू 1 माइनस C। और यहाँ पे ये माइनस अंदर इंटू हो जाएगा तो 1 माइनस A और 1 माइनस B हो जाएगा 0। अगर हम डिवाइडेड बाई 1 माइनस A इंटू 1 माइनस B इंटू 1 माइनस C, अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल होगा तो A अपान 1 माइनस आपको A मिलेगा। फिर प्लस में ये दोनों कैंसिल होगा तो 1 अपान 1 माइनस B मिलेगा और ये 1 अपान 1 माइनस C मिलेगा इक्वल टू 0। बट आप देखेंगे कि यहाँ A नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान 1 माइनस A, नहीं माइनस में अगर करेंगे तब तो ये आ जाएगा माइनस 1 और जैसे इसको अगर हम ब्रेक करें तो माइनस 1 प्लस A और प्लस 1 अपान आएगा 1 माइनस A। हाँ सही है, हमने ऐसा कर लिया। तो इससे ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं तो 1 अपान 1 माइनस B 1 अपान 1 माइनस C इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि आपका जो पोर्शन लाना था वो आ चुका है, बस आप उसको इस पोर्शन को राइट साइड में भेज देंगे तो 1 अपान 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आपने निकाला या प्रूफ कर लिया कि ये इक्वल टू 0 होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे देखो हमने 2 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट ले लिया A11 A12 इसको लिखेंगे A21 A22। तो ये अगर इसको हमने डेल्टा कर लिया, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे A11 A22 आता माइनस A12 A21 आता। अब ये डेल्टा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर डिफरेंशिएशन में डेल्टा डैश लिख सकते हो।
आपको ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ यू इंटू अगर भी होता तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएशन करते थे, यू डी डी एक्स भी प्लस भी डी डी एक्स यू। अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएशन करते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि यह दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a22 डिफ्रेंशिएशन के लिए a डैश a11 कर सकते हैं, फिर एक बार a11 डिफ्रेंशिएशन सेकंड के लिए a डैश 22 कर सकते हैं, फिर माइनस इसके लिए हम यहाँ a12 डिफ्रेंशिएशन a21 कर सकते हैं और माइनस नहीं प्लस होता है, फिर इसका a21 डिफ्रेंशिएशन a-12 मतलब ऐसे। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो आप ये माइनस होगा और ये भी पोर्शन माइनस होगा। चलिए कर लिया हमने। अब थोड़ा सा इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर लिखते आप ऐसे बनता आपका a-11 a-12 और ये a21 a22 ऐसे ही रहता। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, प्लस ये a11 ऐसे ही, a12 ऐसे ही, a-21 और a22 डैश। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा a-11 इंटू a22, a-11 इंटू a22। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद माइनस आता a-12 इंटू a21, तो a-12 इंटू 2a21। देखिए ये पोर्शन आ गया यहाँ पे, इस ये और ये अगर हम इसकी बात करें, ये और इसको एक साथ ले लें। जैसे सपोज करो हम अगर इधर दिखा दें, हमने ऐसा कर लिया, इसको अगर हम इक्वल करके ऐसे लिखें a22 a-11 माइनस a21 और a-12। आप देख सकते हैं इन दोनों को एक साथ और ये पोर्शन एक साथ, a11 a-22 माइनस a12 a-21 ऐसे। तो इसको आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट आपने लिखा और ये आपका सेकंड डिटर्मिनेंट, आप चेक कर सकते हो, सही है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, क्या आप देख रहे हैं? आप देखेंगे कि अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो अगर उसका डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं तो उसमें पहले रो का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड रो वैसे ही रह रहा है, प्लस करके दूसरा डिटर्मिनेंट फिर बन रहा है, पहला रो वैसे ही, फिर सेकंड का आपका डिफ्रेंशिएशन। यानी अगर ऐसा होता, सपोज करो कि हमें ऐसे दिया गया होता, आपको बताए थे कि हम रो को ऐसे लिखते हैं, रो R1 R2 ऐसे, ये लिखने का तरीका हमने बताया था आपको। तो सपोज करो कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता तो एक बार R1 डैश R2 और प्लस R1 R2 डैश ऐसे करते। अगर ये 3 रो का होता, ये इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। तो सपोज करो कि यह 3 रो का होता, जैसे डेल्टा R1 R2 R3 ऐसा है। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता तो कैसे होता? पहले वाले रो का पहले होगा, R1 डैश R2 R3 वैसे ही रहेगा, फिर प्लस करके R1 वैसे ही रहेगा, R2 डैश R3 होगा, फिर R1 R2 अब वैसे ही रहेगा, अब R3 का डिफ्रेंशिएशन होगा। ऐसे आप करते जाएंगे। तो यही तरीका था इसका डिफ्रेंशिएशन करने का। अगर सपोज करो कि अगर C1 के फॉर्म में दिया है, C1 C2, अगर 2 कॉलम को दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे। तो 2 कॉलम है तो 2 रो भी होगा, ये तो आप कन्फर्म है कि डिटर्मिनेंट में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। तो यहाँ से अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता
तो आप वैसे ही करते C1 डैश C2 और अगले में हो जाता C2 डैश C1। ऐसे सपोज करो कि यह 3 कॉलम का होता, C1 C2 C3, तो ये होता C1 डैश C2 C3 प्लस C1 C2 डैश C3 प्लस C1 C2 C3 डैश। ऐसे तो ये आपका एक तरीका था जो आपने समझा कि डिटर्मिनेंट, ऐसे तो आप किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करने के बाद भी उसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी होगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट उसको हमने देखा कि अगर उसका डिफरेंशिएशन एक्सपेंशन करने के बाद हम करते हैं तो कैसा मिल रहा है, या उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम कर लेंगे तो कैसा मिलेगा। तो उससे हमने एक रिलेशन निकाला और उस रिलेशन को आपने ध्यान से समझा। हमने 2 ऑर्डर का एक्सपेंशन करके दिखाया आपको, उसी तरह 3 ऑर्डर का भी होता है, एक्सपेंशन करके आप देखते तो आपको ऐसा ही मिलता। तो आपने क्या समझा कि अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकेंड रो वैसे ही रहेगा, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा, फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा, सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन। इसी तरह अगर थर्ड रो भी होता तो अब फर्स्ट और सेकेंड रो वैसे ही होता, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम करते हैं डिफरेंशिएशन इसका। जैसे मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है f1x, f2x, f3x, a b c d e f, where f1x, f2x, f3x are function and a b c d e f are constant। देख सकते हैं कि यह एक डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो फंक्शन में और ये कांस्टेंट है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसको ऐसे आप कर सकते हैं f1 डैश x, f2 डैश x और f3 डैश x, और ये होगा a b c d e f। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपने डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट रो का, तो ये सेकंड थर्ड भी रो का हो रहा है। बट आप ध्यान दीजिएगा जब ये कांस्टेंट है ये ए बी सी डी, तो जब सेकंड फर्स्ट कॉलम का आपने फर्स्ट रो का किया फिर सेकंड थर्ड वैसे ही रहेगा। फिर जब आप सेकंड फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड क्या करेंगे तो ऑल एलिमेंट उसका जीरो आएगा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑल एलिमेंट अगर जीरो आएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो का या कॉलम का ऑल एलिमेंट अगर जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो इस तरह से आप ये सिर्फ इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कांस्टेंट वैसे ही कॉलम रो के फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो जैसा कि आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था कि पहले वाले डिटर्मिनेंट में आपने पढ़ा था, जैसे सपोज कीजिए अभी आपने देखा ये आपका R1 R2 R3 था, तो आपने इसका डिफरेंशिएशन किया डेल्टा डैश, तो आया था R1 डैश R2 R3। फिर आपने देखा कि ये R1 वैसे ही था और R2 डैश और R3। फिर आपने देखा R1 R2 और R3 डैश। तो यहाँ पे ये और ये डिटर्मिनेंट जो होगा उसमें R2 रो जो है उसके सारे एलिमेंट जीरो आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है अगर उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो तो ये जीरो पूरा आएगा और ये जीरो आएगा, तो ये पोर्शन आपका जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बनेगा। तो इस तरह से सिर्फ आपको R2 का आपको करना, सॉरी R1 का करना पड़ा, बाकी को ऐसे ही। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लें।
जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया, इफ एफ एक्स एक्स पावर एन फैक्टोरियल एन टू cos x cos n pi by 2 4 sin x sin n pi by 2 8। ये बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन n टाइम्स x इक्वल टू 0। इसका n डिफरेंशिएशन करना है, जैसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन, उसी तरह n डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। इसके साथ कोई x में अगर फंक्शन है तो x में अगर फंक्शन है, ये आपका डिटर्मिनेंट एक फंक्शन में है, तो जिसमें फर्स्ट कॉलम उसका फंक्शन है और ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट भी एक फंक्शन होता है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो f डैश x नहीं, उसको आप लिख लीजिए f n डिराइवेटिव। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। तो आप एक काम करें, ये होगा, ध्यान दीजिएगा, x पावर n का जब आप n डिराइवेटिव करेंगे तो आपको फैक्टोरियल n मिलेगा, फैक्टोरियल n। और इसका अगर करेंगे आप तो cos x प्लस n पाई बाई 2 मिलेगा, n डिराइवेटिव। और इसका अगर करेंगे n डिराइवेटिव तो x प्लस n पाई बाई 2। अब ये डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा, ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से अब आप देखेंगे कि ये x इक्वल टू 0 पर इसको फाइंड करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0। तो जहां भी x है वहां 0 रखेंगे आप, तो फैक्टोरियल n cos n पाई बाई 2 साइन n पाई बाई 2, ये फैक्टोरियल n, और ये आएगा cos n पाई बाई 2, और ये साइन n पाई बाई 2, और ये हुआ 2 4 8। अब आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। देन जब ये सेम है तो ये आपका 0 आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरह से आपने इस डिटर्मिनेंट का n डिराइवेटिव किया और x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड किया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम नया टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, आप देखें, जैसे कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है डेल्टा f1x f2x f3x, ये a है, b है, c है, d है, e है, f है। आप जानते हो यहाँ वेयर f1x f2x एंड
f3x are function and a b c d e f are constant। तो इसका अगर आप इंटीग्रल करते हैं a टू b, डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका x के रिस्पेक्ट, तो ये आएगा, इसमें आप लिख सकते हैं इंटीग्रल a टू b f1x dx, इंटीग्रल a टू b f2x dx और इंटीग्रल a टू b f3x dx। और ये आपका ऐसे ही रहेगा a b c d e f। तो ये आपका इंटीग्रल होगा किसी डिटर्मिनेंट का। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंशन अगर हम किए होते, एक्सपेंशन ऑफ डेल्टा, तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू r1 के रिस्पेक्ट करिए तो डेल्टा इक्वल टू आपको मिलेगा f1x, हमने एक्सपेंशन किया, अभी इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं, ये आपका कॉलम और ये रो हटेगा तो ये आएगा इनटू में bf माइनस ce, फिर माइनस f2 से पहले ये f2 इधर लिखते हैं और ये कॉलम और ये रो हटेगा af माइनस dc, फिर आप प्लस ये f3 क्या करेंगे तो ये f3x होगा और ये कॉलम ये रो हटेगा तो a माइनस db। तो इस तरह से आपका यह जो आपको मिला है एक्सपेंशन, उसका अगर हम मान लीजिए इंटीग्रल करना हो a टू b डिटर्मिनेंट का, तो ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा bf माइनस ce और इंटीग्रल a टू b f1x dx, और यह आपका माइनस af माइनस dc इंटीग्रल a टू b f2 dx, फिर इसी तरह यह ae माइनस db इंटीग्रल a टू b f3x dx। तो इस तरह से जब आप एक्सपेंशन करके उसको आप एक्सपेंशन करके तब इंटीग्रल निकालेंगे उस एक्सपेंशन का, तो वह आप देख सकते हैं कि यह आप डिटर्मिनेंट में आपने ऐसे किया, डिफरेंशिएशन किया तो सेम आ रहा है। एक अगर इसका आपने ऐसे जो किया है इसको अगर एक्सपेंशन करेंगे तो यही मिलेगा आपको। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आएगी। इस पर एक क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ डेल्टा x इक्वल टू 169 x स्क्वायर 4x x स्क्वायर 3 माइनस 7, then find the value of 0 1 इंटीग्रल 0 1 डेल्टा x dx विदाउट एक्सपेंडिंग डेल्टा x। डेल्टा x का बिना एक्सपेंशन किए आपको इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। लिमिट दिया गया है 0 टू आपको 1, तो 0 टू 1 सेंस आप समझ सकते हैं कि ये लोअर लिमिट है और ये 1, 0 और 1 के बीच में इसका इंटीग्रल निकालना है। आप देखेंगे कि इस कॉलम में भी x है और यहाँ भी x है, तो किसी एक कॉलम में अगर हम x को कर लें तो ज़्यादा आसान होगा। आप लिखेंगे x कॉमन फ्रॉम C2 एंड
मल्टीप्लाई R1। आप ये पढ़े हो कि किसी भी कॉलम या रो से कोई एलिमेंट हम बाहर करके कॉमन करके उसको किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आप करते हो तो आप देखेंगे कि जो ये x निकलेगा तो यहाँ भी x होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, उसी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x होगा, फिर ये x स्क्वायर ही बनेगा और यहाँ x क्यूब हो जाएगा। तो ये 6 4 3 9 1 -7। अब आपका देख सकते हैं जो अभी आपने लिया था इंटीग्रल निकालने के लिए, ये फंक्शन x में आ गया और ये कांस्टेंट बन गया। तो डायरेक्ट इसका हम कर सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 del x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x dx इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर dx इंटीग्रल 0 to 1 x क्यूब dx। और ये वैसे ही कांस्टेंट टर्म को आप लिखेंगे 6 4 3 और 9 1 -7। ये अब इसका इंटीग्रल करना आप जानते हो, आप पढ़े हो कि कैसे इंटीग्रल हम करते हैं। आप देखेंगे इस डिटर्मिनेंट को आप लीजिए तो ये आपका 0 to 1 del x dx, यहाँ पे ये आएगा x का x स्क्वायर बाई 2 और ये 0 to 1, फिर ये इसका आएगा x क्यूब बाई 3 और ये आएगा 0 to 1, ये आएगा x का पावर 4 बाई 4 0 to 1। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, दिखने में दिक्कत होगी। x स्क्वायर बाई 2 0 to 1, ये होगा x क्यूब बाई 3 0 to 1, ये होगा आपका x का पावर 4 बाई 4 0 to 1, ये वैसे ही रहेगा 6 4 और 3 और ये रहा 9 1 -7 ये। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आएगा 1/2 -0, ये आएगा 1/3 -0, ये आएगा 1/4 -0, ये वैसे ही रहेगा 6 4 3 9 1 -7। तो यहां से हुआ ये आपका 1/2 1/3 1/4, ये 6 4 3 9 1 -7। तो अब आपने इसका कर लिया, अब इसका एक्सपेंशन ही आपका आंसर होगा। आप देखेंगे इसका एक्सपेंशन ही आपका आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R1। तो 1/2 ये कॉलम और ये रो हटेगा तो ये आपका हो जाएगा -28 और -3 -1/3 और यह आपका कॉलम और ये रो हटेगा -20 42 -27। इसके बाद +1/4 ये कॉलम और ये रो हटेगा, आपका आएगा 6 -36। तो ये -1/2 इंटू 31 आएगा और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 और यह 9 और यह 6 बनेगा। और यहाँ पे +1/4 ये माइनस आएगा 30, यहाँ से आया -31/2। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 23/1 और यह आएगा माइनस में 15/2 ऐसा मिला आपको। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम तो 2 आएगा, -31 प्लस ये हो जाएगा 46 और ये आपका आएगा 15। तो ये आप ऐड करेंगे तो 6
और ये 4 -46 +46/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/2 तो इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने आंसर जो निकाला, इस डिटर्मिनेंट का इंटीग्रल किया, ये फंक्शन जो दिया गया था डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो उसको आपने इंटीग्रल किया तो आपको मिला 0। तो इस तरह से इसका आंसर है 0। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, बट आप ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को फिर से बार बार देखिए, समझिएगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। हम फिर इस पर और इन पर और क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और आप अपने से प्रैक्टिस करते रहिए।